नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टिकरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिकों से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये स्पेशल क्लास है। किसी भी परीक्षा में इसके प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यदि हम मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, यानी कि मुख से निकलने वाली जो प्रथम आवाज होती है उसे ध्वनि बोलते हैं, जिसका कोई लिखित संकेत नहीं होता। और उसी को यदि हम लिखित में उस ध्वनि को यदि हम लिखकर व्यक्त कर दें तो उसकी जो भाषा होगी उसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी वो होगी वर्ण। अब यहाँ पर वर्ण या ध्वनि दोनों दिया गया है, लेकिन वर्ण और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल सही आंसर है। मौखिक इकाई है ध्वनि और लिखित इकाई है वर्ण। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। माला जैसे होती है, माला किसी भी चीज की हो, जब भी किसी चीज को हम व्यवस्थित क्रम में उनको लगा करके जब पिरोते हैं तो माला तैयार होती है। उसी प्रकार जब हम वर्णों को व्यवस्थित करेंगे, वर्णों के समूह को व्यवस्थित करेंगे तो उसे वर्णमाला कहेंगे। सी इसका राइट आंसर है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण होते हैं, मुख्य वर्ण होते हैं, वो होते हैं 52। 52 वर्णों की हमारी हिंदी वर्णमाला है, जिसकी लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न कहता है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, और ये संयुक्त वर्ण इसलिए है कि ये 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। अब 2 वर्ण इसमें आगे देखेंगे कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में जब भी छा का वर्ण आएगा तो वो का के बाद आएगा, क्योंकि इसका जो छा का यदि हम देखें तो KSH इंग्लिश में बनता है, इसलिए हिंदी का जो शब्दकोश होगा तो का से के बनता है, तो का के बाद ही छा का क्रम आता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से बनता है। तो ज्ञा वर्ण, ज्ञा होता है जा और या, जा और या। सी इसका राइट आंसर है। या में हलंत नहीं लगता है, यहाँ पर हलंत लग गया है, लेकिन जा में हलंत प्लस या, यहाँ 2 वर्णों के संयोग से बनता है, जा और न्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अघोष वर्ण है। तो इसमें जो अघोष वर्ण है वो का वर्ण अघोष है। ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि घा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान इसमें से है कंठ। बी इसका राइट आंसर है। का, खा, गा, घा, इंगा। तो का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसमें विसर्ग भी आ जाता है, विसर्ग। हा आ जाता है इसमें, और छोटा आ और बड़ा आ ये भी आ जाते हैं, और का वर्ग के 5 वर्ण आ जाते हैं जो कि कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की सा ध्वनि है। तो सा ध्वनि दंत्य ध्वनि कहलाती है। दंत इसमें ला और सा और ता वर्ग के जितने भी 5 वर्ण हैं वो सभी दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10वां कि कौन सा वर्ण का उच्चारण ओष्ठ नहीं है। इनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है। तो इसमें टा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है। टा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और बाकी ये पा, बा, मा ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, बाकी टा मूर्धा ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्प प्राण वर्णों की संख्या कौन सी है। इनमें अल्प प्राण वर्णों की संख्या कौन सी है। तो इसमें है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा, जैसे का, खा, गा, घा और इंगा। इसमें जो पहला होगा एक तो ये होगा, तीसरा होगा और 5वां वर्ण होगा, ये सभी अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित हैं। तो ये हैं दूसरा और चौथा। बी इसका राइट आंसर है, यानी कि किसी भी वर्ग के, कोई भी वर्ग ले लो, इसका दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बी इसका राइट आंसर है।
आप अपने स्कोर को जरूर देखें कि आपके अंत में जो 100 प्रश्न हैं इनमें आपका कितना स्कोर बनता है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना स्कोर आपका हुआ है। ऊष्म व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनके ध्वनि निकलते समय मुख में गर्म वायु का निष्कासन होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा, सा, सा और हा भी इसका राइट आंसर है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, सी इसका राइट आंसर है। 5 भेद में कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये होती हैं संज्ञा के 5 भाग। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना एक समूह से बनती है, तो स्वाभाविक है कि ये समूहवाचक संज्ञा होगी, और ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और ये सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये 20वां प्रश्न कहता है कि कोई और कुछ, ये 2 शब्द हैं, एक कोई और एक कुछ, किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो कोई और कुछ जो आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है वे अनिश्चितवाचक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जो कि कह रहा है कि जो, सो, जो और सो, ये 2 होते हैं, ये किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं? तो ये सर्वनाम होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। अब ये 4 भेद होते कौन कौन से हैं? देखिए, गुणवाचक विशेषण होता है, और दूसरा होता है संख्यावाची विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है, जहाँ पर नाप तोल की बात आती है तो वहाँ पर परिमाण से संबंधित विशेषण होता है। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, जिसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो कि है 23वां प्रश्न कहता है कि सुंदर लड़का में जो सुंदर शब्द है वो क्या है? क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है? तो सुंदर शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है, कहता है कि थकावट किस प्रकार की संज्ञा है? ये जो थकावट शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो थकावट है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है और वो कहता है कि पढ़ना शब्द है किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द जो है वो सकर्मक क्रिया है, बी इसका राइट आंसर है। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है कर्म जिसके साथ जुड़ा होता है। अब पढ़ता है तो निश्चित है वो कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया जा रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब वो 2 भेद होते कौन कौन से हैं? एक तो होती है सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और एक होती है अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है वो होती हैं अकर्मक क्रिया, जैसे रोना, हंसना, ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। खाना, पीना, खेलना, ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है? तो धीरे धीरे शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण, बी इसका राइट आंसर है, और ये रीतिवाचक विशेषण के
रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। हमारी एक श्रृंखला चल रही है, हर टॉपिक से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम आपको करवाएंगे। तो टॉपिक वाइज हर चैप्टर से आपको 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल करने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी विषय और अन्य दूसरे विषयों की तैयारी करवाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि हिंदी में कारक के कितने भेद माने गए हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं। और ये 8 भेद होते कौन कौन से हैं? देखें, 8 भेद होते हैं। एक तो होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, छठवां होता है संबंध, संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है जो कहता है कि पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है। तो पेड़ से फल गिरा इसमें अपादान कारक है। जब भी कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। पेड़ से फल गिर गया मतलब अपादान कारक लग गया। अलग के होने की स्थिति में अपादान होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है जो कहता है कि संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं। संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं, इस प्रश्न का जवाब बताइए आप लोग। संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको पता है कि पहली संधि होती है स्वर संधि, दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नेधन अन, नयन, नेधन अन, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा पौधन इत्र, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधन इत्र। और ये अयादि संधि का उदाहरण होता है। ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में गुण स्वर संधि होती है। इसका संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। उदय ये गुण संधि होती है जहां पर आ और उ मिल करके ओ बन जाते हैं, इसलिए इसको गुण स्वर संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि कहता है आपकी स्क्रीन पे है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द में यण संधि है। इसका जो विग्रह होगा वो होगा सुधन आगत, स्वागत। अब इसमें उ और आ मिल करके यहाँ पर बा बनाते हैं, वाह, सुधन आगत यानी कि स्वागत। अगला प्रश्न दिया गया है कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। समास से ये प्रश्न है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते कौन कौन से हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला होता है। दूसरा बताइए कौन सा होता है? दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है। तीसरा बताओ कौन सा होता है? तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है तीसरा। और चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास समास वाले चैप्टर में इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। और पांचवा होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद छठवां समास जो आखिरी समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। अगले प्रश्न में दिया गया है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये चौराहा लिखा हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, छपने में गलती हो गई है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। और द्विगु समास की परिभाषा होती है कि पहला शब्द यदि संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है जिसमें दिया है कि राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है।
राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण शब्द में द्वंद्व समास है, सी इसका राइट आंसर है। अब द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि जहां पर दोनों बराबरी की ताकत रखते हों, जैसे ही राधा वैसा ही कृष्ण, यानी कि राधा और कृष्ण, यहाँ दोनों बराबर वाला हिस्सा होता है। जहां पर बराबरी का बात होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है जो कहता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है कि जहां पर कोई शब्द अपना स्वयं का अर्थ त्याग करके किसी दूसरे अर्थ की ओर इशारा करे वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब पीताम्बर का जो विग्रह होगा वो होगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री विष्णु या कृष्ण। इसका जो समास विग्रह होता है वो अर्थ ले जाता है विष्णु की तरफ या कृष्ण की तरफ, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है जो कहता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। उसकी परिभाषा होती है कि इसका पूर्व पद यथा होगा या अव्यय होगा और यही प्रधान पद होगा। अगला प्रश्न है जिसमें बताया गया है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप आग होगा। ये तत्सम तद्भव से प्रश्न है। सभी टॉपिकों को इसमें शामिल किया गया है। 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, ये प्रैक्टिस सेट है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 100 में से। अगला प्रश्न दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो बताइए आप तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द सूर्य है और इसका जो तद्भव शब्द होता है, तद्भव होता है वो होता है सूरज, यानी कि तद्भव सूरज होता है और तत्सम सूर्य होता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्रज का मतलब होता है आगे आने वाला या पहले जन्म लेने वाला या बड़ा भाई। तो इसका विलोम शब्द, ये विलोम शब्द से प्रश्न है। तो इसका जो अग्रज होता है, अग्रज का अनुज होता है। अग्रज का अनुज विलोम शब्द होता है। अनुज माने होता है बाद में जन्मा या छोटा भाई, बाद में जन्मा या छोटा भाई। ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए पीयूष अमृत को कहते हैं, सुधा अमृत को कहते हैं, सोम अमृत को कहते हैं, केवल बारी जल को कहते हैं। ये पानी का पर्यायवाची है। तो अमृत के ये तीनों पर्यायवाची हैं जबकि बारी जल का पर्यायवाची है। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है व्योम। बाकी धरणी धरती का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है और पाताल नीचे का लोक कहा जाता है और अनल जो है वो आग का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय। और अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द से है। जो कुछ सब कुछ जानता हो उसको एक शब्द में क्या उत्तर देंगे? तो वो होता है सर्वज्ञ। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। 49वां प्रश्न कहता है कि अंतःकरण में उपसर्ग कौन सा है? तो अंतःकरण में उपसर्ग है ए, अंतः इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बुढ़ापा शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो पा प्रत्यय लगा हुआ है। ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का, ये रस से प्रश्न है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक होता है। अगले प्रश्न में दिया है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किसे माना जाता है? तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता माना जाता है पिंगल ऋषि को। 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरणों का एक
मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि दोहा किस प्रकार का छंद है, तो दोहा जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है, 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में दिया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ये 8 भेद होते हैं। एक तो होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। ये वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न दिया जा रहा है जो कहता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं और 3 ये भेद होते हैं। एक तो होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है कि मोहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इस वाक्य में जो वाच्य है वो है कर्तृवाच्य, 20 का राइट आंसर है। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कर्तृवाच्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मुँह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो मुँह में राम बगल में छुरी कपटी व्यक्ति, ये इसका राइट आंसर है, कपटी व्यक्ति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है मदद से इनकार कर देना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है कि जो कि 62वां प्रश्न है और ये कहता है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आधुनिक का विलोम शब्द होता है प्राचीन। आधुनिक मानव होता है अभी का, नया, प्राचीन मानव होता है पुराना। अगला प्रश्न है कि पयोधी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पयोधी जो पर्यायवाची शब्द है वो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पंकज, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। जबकि जलद जो है, जलद बादल का पर्यायवाची है, नीरद बादल का पर्यायवाची है और बारिधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। बारिधि समुद्र है, जलद बादल है, नीरद बादल है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है क्योंकि कहता है कि जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है, जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अभिमान शब्द में अभी उस उपसर्ग लगा हुआ है, 20 का राइट आंसर है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया है पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो पढ़ाकू शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है आकू प्रत्यय लगा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जा आधे बनते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो होता है कवयित्री, कवयित्री यानी कि ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है जो कहता है कि अत्याधिक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अत्याधिक का शुद्ध रूप होगा अत्यधिक, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि हृदय का तत्सम रूप क्या होगा, तो हृदय का तत्सम रूप होता है, अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि असुर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो असुर का इनमें से सुर पर्यायवाची नहीं होता है। सुर माने होता है देवता, सुर माने देवता होता है और बाकी धनुज, दैत्य, निशाचर ये सभी असुर के पर्यायवाची होते हैं। असुर, दानव, निशाचर, दैत्य, राक्षस ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द परमात्मा होता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है और अगले प्रश्न में दिया है कर्माणी शब्द में कौन सी संधि है, तो कर्माणी शब्द में व्यंजन संधि है,
अगला प्रश्न है कि मनोहर का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें हो जाएगा मनः धन हर, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि तिरस्कार में कौन सी संधि है, तो तिरस्कार में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न दिया जा रहा है जो कहता है कि दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में बहुव्रीहि समास है, ए इसका राइट ऑप्शन है। बहुव्रीहि समास दशानन 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात 10 सिरों वाला अर्थात रावण। अगला प्रश्न है कि राजपुरुष में कौन सा समास है, तो राजपुरुष में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह आ जाता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न है कि चरण कमल में कौन सा समास होता है, तो चरण कमल में समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कमल के समान चरण, यानी कि जहां पर उपमेय का संबंध उपमान से निर्धारित किया जाए वहां पर कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें जल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पावक नहीं है, जबकि नीर, तोय, सलिल ये सभी जल के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया जा रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुधा होता है, ए इसका राइट आंसर है। गगन आकाश को कहते हैं, व्योम आकाश को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। अगला प्रश्न दिया जा रहा है और कहता है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आकाश पाताल एक करना सही मुहावरे का अर्थ है कि कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन परिश्रम करना, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ईद का चांद होना सही अर्थ क्या है इसका, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है कि 9-2-11 होना का सही अर्थ क्या है, तो 9-2-11 होना का सही अर्थ है भाग जाना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है वीर का उत्साह, रति श्रृंगार का होता है, क्रोध रौद्र रस का होता है, भय भयानक रस का होता है। तो अगला प्रश्न है जो दिया जा रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, शोक करुण रस का होता है, भय भयानक रस का होता है, विस्मय अद्भुत रस का होता है। अगला प्रश्न है कि सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो सोरठा जो है वो है अर्ध सममात्रिक छंद, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि जिसकी कोई सीमा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी कोई सीमा ना हो वो होता है असीम, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कभी बूढ़ा ना हो वो होता है अजर, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो गुरु का विलोम शब्द होता है लघु। अगला प्रश्न है कि अमूर्त का विलोम शब्द क्या होता है, मूर्त होता है, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त में कौन सी संधि दी गई है, तो सूर्यास्त में जो संधि होती है वो होती है दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है कि नदीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नदीस का सही संधि विच्छेद होगा नदी धन ईस। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास होता है, तो पंचवटी में द्विगुणी समास होता है क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची होता है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। लास्ट प्रश्न है 100वां प्रश्न है कि त्रिशूल में कौन सा समास है, तो त्रिशूल में द्विगु समास है, ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।